नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं जाने माने एडवोकेट शिव कुमार गुप्ता जी और आईटीआई से रिटायर्ड टीचर भी हैं और हमारे यहाँ के जाने माने प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। हमारे यहाँ जितनी भी एनजीओ में हैं, हर तरह से किसी न किसी तरह से उनमें जुड़ाव रहता है। तो जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों से बता चुका हूँ कि जिसकी जितनी ज़्यादा उम्र होती है उसको उतना ही ज़्यादा तजुर्बा होता है। साथियों, हमारा यह पहला पॉडकास्ट है और किस्मत देखो कितनी अच्छी, एक अच्छे व्यक्ति का आज हम पॉडकास्ट लेने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा शिव कुमार गुप्ता जी को कि जिन्होंने हमारे चैनल के लिए पहला पॉडकास्ट देने के लिए इजाज़त दी। थैंक यू शिव कुमार जी। धन्यवाद। अब मैं शिव कुमार जी से शुरुआत करूँगा इनके जीवन की पहलू की, कि अपने जीवन के बारे में स्टार्टिंग से हमें कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा राजेश जी का कि जिन्होंने पॉडकास्ट के लिए मुझे चुना, क्योंकि और बहुत सारी महान हस्तियाँ यहाँ पर हैं लेकिन उन्होंने मुझे चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मेरे जीवन की कार्यशैली की बात रही तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बचपन में जब से मैंने 12वीं पास करी उसके बाद मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ गया। मैंने आईटीआई की 1983 में, 1985 तक मैंने आईटीआई की। मैंने डीएवी स्कूल से इवनिंग कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की, बीए की स्नातक डिग्री मैंने वहाँ से ली और मैं उस समय एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा था राजनीति में। हमारे जो आज के विधायक हैं मारवाड़ी जंगपुरा सीट से, वो मेरे साथ ही पढ़े हुए हैं पीजीडीएवी कॉलेज में और उस समय वो प्रेजेंट हुआ करते थे और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे। इसके बाद मैं शिवसेना मैंने ज्वाइन किया और शिवसेना ज्वाइन करने के बाद में जयभवन गोयल जी के साथ काफ़ी समय तक उसमें कार्य करता रहा। मैं आपको ज़रूर अपना उस हिस्से को बताना चाहूँगा कि जब कार्य सेवा हुई तो कार्य सेवा के अंदर हम लगभग हमारी 75 आदमियों की टीम कार्य सेवा के लिए गई और उसके लिए मेरे को अगर गोयल साहब ने हमें 4 भागों में बांट दिया और 20-20 आदमियों की टीम, 25-25 आदमियों की टीम बना दी और उनके 4 मुखिया बना दीजिए, तो मुझे भी उसका एक मुखिया बनाया गया और मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं उन 20 जो कार्य सेवक थे उनको लेके जाऊं, सकुशल वहाँ तक हम पहुँचे, अपना कार्य करें और सकुशल हम वापसी आए। लेकिन हमारी जो ट्रेन है वो बीच में रोक ली गई। लगभग ये आजमगढ़ के पास आके हमारी जो है ना ट्रेन रोक ली गई और उसके बाद हमें वहाँ से वापस भेजने की कोशिश की गई, लेकिन हम अपनी जिद पर अड़े हुए थे क्योंकि हम शिव सैनिक थे। हमारे में एक जज्बा था देश के प्रति, भारतवर्ष के प्रति और सनातन के प्रति हमारे अंदर जो एक जज्बा भरा हुआ था, हम उस जज्बे को सलाम करते हैं और हम उस समय अयोध्या नगरी पहुंचे। हमें बीच में अरेस्ट भी किया गया। अरेस्ट करने के बाद में हमें स्कूल के अंदर रखा गया और हम वहां से दीवार तोड़ के भाग गए। तो ये कुछ बहुत सारी घटनाएं हैं जो मेरे जीवन में घटित हुई। उसके बाद 1991 में मेरी दिल्ली सरकार के अंदर नौकरी लग गई, जॉब लग गई, तो मुझे वो शिवसेना छोड़नी पड़ी और उससे पहले मैं आरएसएस का स्वयंसेवक रहा बचपन से। जब मैं 4वीं 5वीं क्लास में था तो तभी से मैं आरएसएस में शामिल हो गया था और मैंने उसके बाद कई शिविर किए। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष तक मैंने किया हुआ है आरएसएस में। तो उसके बाद क्योंकि एक इंदिरा गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होगा वो आरएसएस में नहीं जा सकता, आरएसएस ज्वाइन नहीं कर सकता, इसलिए हमारी मजबूरी रही। हमने फिर आरएसएस छोड़ दी और हमने शिवसेना भी छोड़ दी और 1991 अगस्त में मैंने आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली सरकार डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया और मेरी पहली पोस्टिंग रही मालवीय नगर के बाद में मैं निजामुद्दीन 6 महीने के बाद ट्रांसफ़र हुआ और हमारी आईटीआई की पूरी दिल्ली के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की यूनियन हुआ करती थी उस समय। तो मैं उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट, एज ए उपाध्यक्ष लगभग 8 साल तक उसके अंदर
मैं उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहा। और एक बार की मैं घटना बताऊं आपको कि अनअपोज्ड में विजयी रहा, मेरे सामने कोई भी कैंडिडेट उसमें उतरा नहीं। तो उसमें मेरे बहुत सारे साथियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मेरे सतीश वर्मा मेरे छोटे भाई हैं, उनका मेरा बहुत सहयोग रहा यूनियन के अंदर, लाइजनिंग के अंदर। तो वो मेरी एक मतलब मेरे जीवन की ऐसी घटनाएं थी जिसने मेरी दिशाएं बदल दी। मैं निजामुद्दीन में रहा, फिर उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई मयूर विहार, और मयूर विहार आने के बाद में मैं मयूर विहार कार्यरत रहा। तो ये मेरा जीवन शैली रही। उसके बाद में अभी 31 मार्च 2025 में रिटायर हुआ हूँ, और रिटायर होने के बाद में मैंने अब अपने आप को एज ए एडवोकेट एनरोल कर लिया है। और उसमें उस बीच में मैंने ये शिक्षा जितनी भी LLB करी है या मैंने BTech करी, सब अपने ना जो अब मेरा सर्विस पीरियड रहा उसके दौरान ही मैंने की। और उसके बाद में LLB जब मैंने करी तो मैंने सोचा, LLB सोचने मेरा करने के पीछे मकसद था कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो मैं LLB कर लेता हूं, जिससे कि मैं समाज की सेवा अच्छी तरह से कर सकूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं जो भी प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास कोई भी अगर गरीब व्यक्ति आता है तो मैं उससे कोई पैसा लेता नहीं हूँ, उसके लिए फ्री सेवा है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिले जिसे मेरी जरूरत हो तो मैं उसके लिए सदैव हमेशा उसकी सेवा में खड़ा हूँ, तत्पर हूँ। तो ये मेरी जीवन शैली रही है, ये मेरे जीवन का परिचय है। देखा साथियों, जैसे कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ, अपने यूथ को समझाता हूँ कि हमें खाली नहीं बैठना है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है। शिव कुमार जी ने जीवन में कभी खाली नहीं बैठे, जो भी समय था उसका पूरी तरह से यूटिलाइज किया। और शिव कुमार जी, आपके जो घर परिवार में पिताजी वगैरह क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी देखिए, सन 1960 में मेरे पिताजी दिल्ली आए थे। हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर है गनौली गांव, जहाँ के नंदकिशोर जी जो विधायक हैं, हाँ जी, वो मेरा गांव है, गनौली गांव है। वहाँ से यहाँ पर आए। मेरे पिताजी उस समय एम्स में सर्विस किया करते थे, वो स्टोर कीपर थे वहाँ पर। उसके बाद जब यहाँ पर वो आए, इन्होंने फिर वहाँ पर इनको क्वार्टर मिल गया एम्स में, और क्वार्टर मिलने के बाद में मेरे मम्मी पापा वहीं रहने लगे, मेरे बड़ी बहन वहीं रहने लगी, मेरे भाई वहीं रहने लगे। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा हुआ कि उन्हें वो नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़ने के पीछे कारण ये था कि हम जो हैं मतलब वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य समाज से जुड़े हैं, और सारा हम सात्विक भोजन प्रयोग करते हैं, नॉनवेज का हम प्रयोग करते नहीं हैं। तो उस स्टोर में मेरे पिताजी के पैर के ऊपर एक बार एक मेंढक की पेटी गिर गई। मेंढक आया करते थे इसलिए कि एम्स के अंदर जो बच्चे ट्रेनर होते हैं उनके लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए वो आया करते थे। तो मेरे पिताजी को ना लगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने बीएड की, और बीएड करने के बाद में वो MCD में, दिल्ली नगर निगम में अध्यापक रहे। अध्यापक बनने के बाद में उन्होंने फिर अपना मकान यहाँ पर बना लिया बाबरपुर में, और हम 5 बहन भाई हैं जो परिवार में हैं। हमारी मम्मी हैं, पिताजी हैं, ये हमारा परिवार रहा। उसके बाद वो प्रिंसिपल बन गए। प्रिंसिपल बनने के बाद में जहांगीरपुरी से वो रिटायर हुए। लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने जो खाली समय को, जो क्योंकि वो सुबह 1 बजे जाते थे स्कूल और 5 बजे आते थे, तो उस खाली समय के अंदर जो सुबह का समय था वो उन्होंने हमें दिया, हमारी एजुकेशन में दिया, हमें आगे बढ़ाने में दिया। हमारे सब मेरे बड़े भाई साहब वो भी दिल्ली सरकार में रहे, अब वो नहीं है, और इस तरह से हमारा परिवार आगे बढ़ता रहा। और उन्होंने साथ साथ में साइड बाय साइड प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया, क्योंकि व्यवसाय से वो अध्यापक थे और यहाँ के जो जमींदार थे वो उन पे विश्वास करते थे, और उसी का विश्वास का नतीजा था कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई आता था तो जमींदार ये कह देते थे कि भाई आप मास्टर जी को बुला के लाओ, हम उन्हीं के साथ आपसे बात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो वो धीरे धीरे फिर इसमें रच गए, बस गए। फिर इन्होंने अपना व्यवसाय बना लिया, और जब वो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद में फिर वो फुल फ्लैश अपना ये कार्य करने लगे प्रॉपर्टी का।
और उन्होंने जब तक वो जीवित रहे, जब तक उन्होंने ये कार्य किया और हमें भी इसके गुण सिखाए। तो शिव कुमार जी, मैं जानना चाहूँगा, बड़ा दिलचस्प पहलू है ये कि जब इतना बढ़िया बिजनेस था और आप लोगों का इतना नाम था यहाँ मास्टर प्रॉपर्टीज के नाम से, जी। तो फिर भी आपको मतलब क्यों लगा कि मेरे को नौकरी करनी चाहिए? एक जमा जमाया काम और प्रॉपर्टी डीलिंग में इतना बढ़िया परसेंटेज मिलती है, एक रुतबा है, बातचीत इतनी अच्छी आप लोगों की परिवार की, तो फिर आपने टीचर की नौकरी क्यों की? मतलब क्या दिलचस्प पहलू है इसके पीछे? राजेश जी, इसके पीछे दिलचस्प पहलू कुछ नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं और ये हमारे परिवार के संस्कार हैं जी। ऐसा है कि मेरे पिताजी अध्यापक थे, उनका एक सपना था कि मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सब सरकारी स्कूल में जाएं, सरकारी विभाग में जाएं, चाहे वो किसी भी विभाग में जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब ITI करी, ITI करने के बाद में मैंने फिर NSUI ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरा है ना राजनीति क्षेत्र शुरू से रहा है। NSUI ज्वाइन करी, NSUI ज्वाइन करने के बाद में हमने काफ़ी उसके अंदर भाग लिया और भाग लेने के बाद में तो हम मतलब उसमें आगे बढ़ते रहे, लेकिन क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि जो है, हमारी सारी की सारी पृष्ठभूमि जो है वो पढ़ी लिखी फैमिली से थी। जी जी जी। तो इसलिए मेरे पिताजी ने कहा, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा, इसलिए मैं फॉर्म भरता रहा। मैंने अभी आपको बताया कि मेरे बड़े भाई भी सरकारी व्यवसाय में थे, सरकारी नौकरी में थे, और मेरे बीच वाले भाई है उन्होंने भी मतलब अप्लाई किया था, लेकिन वो किसी कारण से उसको क्रैक नहीं कर पाए, तो मैं चला गया। अब मैं आपको बताऊं, जो मेरी मिसेज है वो भी टीचर है। तो अच्छा, हम तो इसमें मैं बीच में पूछना चाहूँगा, आपके पास तो बहुत अच्छा बैकअप है जी। जब मिसेज भी टीचर है और हमारे यहाँ जैसे आपने देखा होगा कि वैसे समाज के ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है बिजनेसमैन का जी। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उसमें से आधे से ज्यादा सब बनिया कैटेगरी से आते हैं। तो आपको नहीं लगा मतलब घर परिवार में कि जब वाइफ है तो मुझे कुछ रिस्क लेना चाहिए? और आपका तो इतना अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका काम था ही। देखिए, मैं आपको बताऊं राजेश जी, मैंने ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं लिया। मैंने आज अपनी प्रॉपर्टी यहाँ बना रखी है, मैंने प्रॉपर्टीज और भी जगह बना रखी है, और दूसरी बात ऐसी है, समाज सेवा करते हैं तो समाज सेवा में पैसे लगते हैं, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने जेब से ही हम खर्च करते हैं, हम किसी से मांगते थोड़ी हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम अगर नौकरी करेंगे तो नौकरी के अंदर हम समाज सेवा कर पाएंगे, लेकिन हमारी पृष्ठभूमि ऐसी रही, हमारे पिताजी के संस्कार ऐसे रहे, जिसकी वजह से हमें जॉब में जाना पड़ा, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उनकी इच्छाओं की पूर्ति करी। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। जी जी। जब मैंने 12th पास करी, मैंने 12th पास करी थी गांधी मेमोरियल से, साइंस साइड से मैंने 12th पास करी। मैंने एयरमैन टेक्निकल के लिए फॉर्म भरा था एयरफोर्स में, और मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरी मम्मी ने मुझसे ये कहा कि भैया देखो, हमारी मम्मी हमें बेटा नहीं कहती थी, भैया ही कहती थी, तो वो कहती थी भैया मैं तुझे है ना एयरफोर्स में जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ी लिखी परिवेश से नहीं थी। वो उनको ये लगता था कि जो एयरफोर्स है ना जी, वो एयरफोर्स सिर्फ लड़ाई, सिर्फ वो ही उनको लगता था। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, और मैं अपनी माता की आज्ञा का अवहेलना नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस में ग्रेजुएशन में जब मैंने करी, तो 1987 में ग्रेजुएट जब मैं हुआ, तो उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने क्रैक किया सारी चीज़, पर इंटरव्यू में रह गया उस समय, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद मैंने फिर ITI मैंने की हुई थी और वो मेरे काम आई, और मैंने उसके बाद में जैसे दिल्ली तकनीकी शिक्षा विभाग के अंदर वैकेंसी निकली, तो मैंने उसके अंदर फार्म अपना भरा, और मैं वहाँ पर मैंने वो इंटरव्यू और वो जो एग्ज़ाम में क्रैक किया, और मैं वहाँ पर लग गया। तो 1991 में मेरी पोस्टिंग जो मालवीय नगर में हुई थी। तो मैं ये बताना चाहूँगा राजेश जी आपको कि मेरी पृष्ठभूमि ऐसी रही कि जिससे कि क्या है, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मेरे पिताजी बहुत खुश थे, मुझे याद है वो किस्सा आज भी, कि मैं अपनी है ना बहन जी के यहाँ गया हुआ था, खतौली मेरी बहन जी रहती है, मैं उनके यहाँ गया हुआ था, और
वहाँ से आया मैं, लगभग ये बात है लगभग 3-3:30 बजे की। और 3:30 बजे है ना, मैं खाना खाने के लिए बैठा था और मैंने ये कहा कि मेरी बहन से, मैंने कहा भी तू मेरे को खाना दे दे। और इतने में फिल्म में एक गाना आ रहा था कि डाकिया डाक लाया। अच्छा अच्छा, बहुत हाँ जी, राजेश खन्ना की फिल्म थी। ठीक, डाकिया डाक और लाया। उसमें डाकिया डाक लाया वो गाना आ रहा था। तो उतनी बात पे जब डाकिया डाक लाया तो उतनी बात में मेरी बहन को याद आया कि एक चिट्ठी आई हुई है। और उसने मेरे से कहा भैया ये खाने की थाली आपके सामने रखी है और ये चिट्ठी है, ये आप पढ़ लो। मैंने जब वो चिट्ठी खोल के पढ़ी तो उसमें मेरा सिलेक्शन लेटर था और उस सिलेक्शन लेटर के अंदर लिखा था कि विद इन 2 and 3 days मुझे ज्वाइन करना है। मैं बिलीव नहीं करेंगे राजेश जी आप कि मेरे से एक टुकड़ा भी खाना खाया नहीं गया इतना और भावुक हो गया आप। इतना भावुक हो गया। और मेरे पिताजी सबसे पहले मैंने वो चिट्ठी अपने पिताजी के हाथ में दी और उनके चरण को स्पर्श किया तो उन्होंने इतनी खुशी, मतलब उन्होंने जाहिर की, इतनी चेहरा उनका एकदम खुशी से लाल हो गया। मैं उस दृश्य को है ना बयान नहीं कर सकता कि मतलब वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आज भी घूमता है, जबकि मैं रिटायर, मतलब आप ज्वाइन करने के बाद में रिटायर हो चुका हूँ। तो 34 साल की मेरा लंबा पीरियड रहा सर्विस का, लेकिन वो क्षण वो बड़े भावुक करने वाले क्षण थे। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं खाना नहीं खा पाया और मेरे पिताजी के चेहरे पे इतनी खुशी कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। वो भावुकता अलग ही होती है जी, वो भावुकता अलग ही थी।